है एक्सपोर्ट। तो मिस्टर जॉन ड्यूल ने कहा है सक्सेस इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिजनेस रिक्वायर्ड स्ट्रेटेजी प्लानिंग एंड मार्केट अवेयरनेस। मतलब कि अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में अपने आप को सक्सेसफुल बनना है या बनाना है तो आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, यानी बिजनेस प्लान होना चाहिए। कैसे आप उसको एग्जीक्यूट करोगे उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, और मार्केट में क्या बिक रहा है उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या बिक रहा है, मार्केट में किसी चीज को आपको कहाँ प्लेस करना है, कहाँ पे किस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड है। कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो ऐसे होते हैं जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से जो आपकी कंट्री में तो हैं लेकिन किसी और कंट्री में नहीं है, यानी वहां उसकी डिमांड है, आपके पास उसकी सप्लाई है। तो आपको मार्केट को आइडेंटिफाई करना है और उस प्रोडक्ट को उस मार्केट में प्लेस करना है। तो आपको लेस एफर्ट्स में आपका प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे से मार्केट में बिकता है। जैसे कि इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ, इंडिया इज रिच इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इन हैंडीक्राफ्ट एंड ऑल अदर प्रोडक्ट्स, मैनी प्रोडक्ट्स आई कैन से। सो अगर हम बात कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट्स की, हैंडीक्राफ्ट्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो यूरोपियन कंट्रीज हैं या जिसे फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता है, वहाँ हैंडीक्राफ्ट नहीं है या बहुत कम है या बहुत महंगा है। वहां पे आपके प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप अपने हैंडीक्राफ्ट को अफ्रीकन मार्केट में प्लेस करने की कोशिश करने लगोगे तो आपका एफर्ट वेस्ट होता है, क्योंकि वहां पे बाइंग कैपेसिटी नहीं है, वहां डिमांड नहीं है, पर कैपिटा इनकम कम है। तो आपको वहां पे वो मार्जिन्स नहीं मिलेंगे, आपको अपने बायर्स नहीं मिल रहे। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट किस मार्केट में फिट है, किस मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को आसानी से बेच सकते हैं और वहां उसकी डिमांड है। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि एक्सपोर्ट अगर हमको करना है तो हमको बेसिक्स क्या चाहिए। आज मेरे संग में सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, तो इनकी कोई ना कोई फर्म है, कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन है। अभी आप कि एक बहुत बेसिक्स डॉक्यूमेंट्स के संग यू विल बी द एक्सपोर्टर रेडी। दो तरीके के कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कि आप इंस्पायरिंग एक्सपोर्टर हैं एंड आप एक्सपोर्टर हैं। इंस्पायरिंग मतलब वो पर्सन, वो कंपनी जिसने अपने डॉक्यूमेंटेशन लीगल पार्ट पूरे कर लिए हैं, अब वो एक्सपोर्ट मार्केटिंग में अपने आप को लेके आगे बढ़ रहा है, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में एक्सपोर्ट रेडी भी कहते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एक्सपोर्ट शुरू करना चाह रहे हो तो आप दो तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हो। या तो आप एज अ मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर सकते हो, यानी वो प्रोडक्ट जो आप अपने आप बना रहे हो, अपने इन हाउस बना रहे हो, ऑलरेडी बना रहे हो, या एक्सपोर्ट का ऑर्डर लेके आप उसको बनाओगे, मेक टू ऑर्डर, लेकिन बनेगा आपके यहाँ, तो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर। अगर आप कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, आप सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप किसी और से लेकर मार्केट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, तब भी आप कर सकते हैं। यू विल बी कंसीडर्ड एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर। तो यहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं है कि एक्सपोर्टर को अपना प्रोडक्ट खुद बनाना चाहिए। वो खुद भी बना सकता है या वो किसी और से बना बनाया प्रोडक्ट खरीद करके या ऑर्डर पे उससे प्रोडक्ट बनवा कर उसको एक्सपोर्ट कर सकता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर की तरह एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं या मर्चेंट एक्सपोर्टर की तरह। यहाँ पे मैं बताता चलूं, से फॉर एग्जांपल, आप अभी एक किसी बिजनेस में हो, आप प्लास्टिक का कोई प्रोडक्ट बनाते हो, प्लास्टिक प्रोडक्ट के बिजनेस में, उसके संग आप चाह रहे हो कि आपको लगता है कि मेरे आसपास के एरिया में कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनता है। से फॉर एग्जांपल स्पाइसेस बहुत डेवलप होते हैं, मेरे यहाँ स्पाइसेस बहुत हैं, मसाले बहुत हैं, मसाला पाउडर जिसको कहते हैं, हल्दी मिर्चा धनिया, ये बहुत है, और मैं इसकी सप्लाई चेन मैनेज कर सकता हूँ। तो कोई जरूरी नहीं कि आप उनको मैन्युफैक्चर करो, आप किसी से बना बनाया लेके अपने प्लास्टिक के बिजनेस के संग एज एन मर्चेंट स्पाइस एक्सपोर्टर की तरह भी काम कर सकते हो। तो दैट कैन बी अ डाइवर्सिफिकेशन। एक दूसरी लाइन ऑफ योर बिजनेस कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। इसके बाद आपके एक बिजनेस का नाम होना चाहिए, नेम ऑफ योर बिजनेस। कोई भी नाम आप रख सकते हैं, बिजनेस का नाम थोड़ा सा यूनिक हो। और अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में हैं तो ये कहा जाता है कि अगर आपके नाम में इंटरनेशनल, ग्लोबल या एक्जिम वर्ड्स आ रहे हैं
तो वो ये डिनोट करता है कि यू आर इनटू इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। सो आपके बिजनेस का नाम कुछ ऐसा हो जो ये डिनोट करे कि आप क्रॉस बॉर्डर्स ट्रेड में भी काम कर रहे हैं। तो नाम से ही लोगों को पता चल जाता है। हाँ, कोई भी आप यूनिक नाम रख सकते हैं, सरकार का कोई इस पे मैंडेट नहीं है। हाँ, आपका नाम यूनिक होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, किसी और के नाम पे आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो आपको अपना यूनिक नाम रखना है। आप एक दो लोग मिल के बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप पार्टनरशिप फर्म बना लीजिए। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप जॉइंट वेंचर कंपनी बना सकते हैं, आप एनजीओ के थ्रू, एफपीओ के थ्रू भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये वाली फर्म एक्सपोर्ट कर सकती है, ये वाली फर्म एक्सपोर्ट नहीं कर सकती है। किसी भी तरीके का कोई लीगल इंटिटी जो है वो एक्सपोर्ट कर सकती है। वो प्रोप्राइटरशिप से लेकर प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकती है, वो एनजीओ हो सकती है, वो एफपीओ हो सकता है। अब आपको एक फर्म बनाने के बाद एक्सपोर्ट करने के लिए क्या मैंडेट डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? देखिए, क्योंकि अगर आप बिजनेस में हैं तो पैन नंबर आपके पास है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म में हैं तो आपका इंडिविजुअल पैन ही पैन की तरह काम करता है। हमने आपको बताया कि आपकी लीगल एंटिटी क्या हो। आपके आप मर्चेंट या मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर हो सकते हैं, आपके फर्म नेम होगा एक, और आप प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे। उसके बाद आप एक्सपोर्ट शुरू करने के लिए आपके पास एक पैन नंबर होना चाहिए, एक करंट अकाउंट होना चाहिए ऐसी फर्म में जो फॉरेक्स में डील करती है। क्योंककि आगे चल के आपको फॉरेक्स, फॉरेन करेंसी में ही डील करना है। किसी भी नेशनलाइज बैंक में, प्राइवेट या सरकारी बैंक में आप अकाउंट खुलवा लीजिए अपनी फर्म के नाम पर, और बैंक से पूछ लीजिए क्या वो फॉरेक्स में डील करते हैं। नॉर्मली 99% बैंक के आज की तारीख में फॉरेक्स में डील करते हैं। उसके बाद आपके पास एक जीएसटीएन होना चाहिए। 2017 के बाद जीएसटी इज मैंडेटरी। जीएसटी आपके ऊपर लगता नहीं है जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, बल्कि गवर्नमेंट आपको जीएसटी वापस करता है। तो वापस करने के लिए उसको पता होना चाहिए कि किस किस जीएसटी नंबर के अगेंस्ट हमारा ये जीएसटी टैक्स कट के आया हुआ है। तो पैन नंबर आप ले सकते हैं इनकम टैक्स की साइट पे ऑनलाइन जाके। करंट अकाउंट भी आज की तारीख में आप ऑनलाइन खुलवा सकते हैं। जीएसटी, अब जीएसटी की साइट से आप ऑनलाइन ले सकते हैं, कुछ बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करके। फिर आपको चाहिए आईईसी, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर। ये डीजीएफटी की साइट पे मिलता है। डीजीएफटी की साइट पे जाके 500 रुपए की फीस जमा करके ऑनलाइन रियल टाइम पे आपको मिल जाता है, दैट इज लाइफ टाइम। ये आपको दोबारा नहीं रिन्यू कराना पड़ता है, सिर्फ हर साल अपडेट करना होता है। अब यहां पर जैसे को लेना पड़ता है आरसीएमसी, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ये आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपको देती है। भारत सरकार ने अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बना रखी है। जैसे कि अगर हम लेदर में डील कर रहे हैं तो हमको लेदर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर हम हैंडीक्राफ्ट में डील कर रहे हैं तो हमको ईपीसीएच, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट से रजिस्टर्ड कराना है अपने आप को, एंड दैट इज मैंडेटरी इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। हम स्पाइस में डील कर रहे हैं, हमको स्पाइस बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर हम एग्रीकल्चर में डील कर रहे हैं तो हमको एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी एपिडा में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ये है ऑनलाइन। सुयस, आपका जवाब यहाँ पर है। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको ऊपर के 4 डॉक्यूमेंट तो कॉमन लेने हैं। आरसीएमसी आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से लेनी पड़ती है। अच्छा, कई एक्सपोर्टर क्या थे जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में डील कर रहे थे, तो उनको कई आरसीएमसी करानी पड़ रही थी। तो सरकार ने उसके लिए कॉमन ईपीसीज भी बना दिए हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। जैसे फिक्की एंड फियो है, ये मल्टीपल प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट प्रमोशन में काम करती है। तो अगर आप राइस में डील कर रहे हो, आप स्पाइसेस में डील कर रहे हो, आप लेदर में डील कर रहे हो, आप हैंडीक्राफ्ट में भी डील कर रहे हो, यू आर अ मर्चेंट एक्सपोर्टर और एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो, तो आप फिकी या फियो पे अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हो। ये मल्टी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से होती है। एक्सपोर्ट में हम जंप कैसे कर सकते हैं? एक्सपोर्ट में आप 2 तरीके से जंप कर सकते हैं, बी टू बी विच इज बिजनेस टू बिजनेस, एंड डी टू सी, डायरेक्ट टू कस्टमर।
अभी नई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल पॉलिसी जो हमारी आई है, एफटीपी, उसमें ई कॉम एक्सपोर्ट को भी वही सारे बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है जो सारे बेनिफिट हमारे बल्क एक्सपोर्ट में दिए जा रहे थे। तो अब डायरेक्ट अगर एक सिंगल कुर्ती भी यहाँ से यूएस बेच रहे हो या यूके भेज रहे हो, तो दैट आल्सो कंसिडर्ड अंडर द एक्सपोर्ट। वो भी एक्सपोर्ट में आ रही है अगर क्रॉस बॉर्डर जा रही है और अपने पीछे वाले डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे करा रखे हैं। दूसरा, आप बल्क प्रोडक्ट सप्लाई में जा सकते हैं, विच इज B2B। अब इसमें आपको करना कैसे होता है, जैसे आप बाई कुरियर एक्सपोर्ट कर सकते हो। बाई कुरियर जो एक्सपोर्ट होता है वो B2B एंड B2C दोनों तरह से होता है। आपको सिंगल कुर्ती भेजनी है, आप बाई कुरियर भेज सकते हो, इंडियन पोस्ट के थ्रू भेज सकते हो। आपको 2 4 5 किलो 10 किलो 50 किलो तक का सामान भेजना है तो आप कुरियर से भेज सकते हो, इट इज कंसिडर्ड अंडर एक्सपोर्ट। छोटी छोटी शिपमेंट है 5 किलो से लेकर 500 किलो तक की, उसको आप बाय एयर भी निकाल सकते हो। इसके बाद बाय सी आप शिपमेंट भेज सकते हो, जैसे बल्क कंटेनर्स होते हैं, बल्की प्रोडक्ट हो गया, 1 कंटेनर 2 कंटेनर लोड है, तो बाय एयर वो बहुत महंगा पड़ता है, तो उसको हम लोग बाय सी शिप करते हैं। और बाय कुरियर जैसे मैंने आपको बताया B2C में भेज सकते हैं। अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रोडक्ट हमको क्या एक्सपोर्ट करना है। दो तरीके हैं, एक तो आपके पास प्रोडक्ट है जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो, जो प्रोडक्ट आप चला रहे हो, आप उसी प्रोडक्ट को आगे इंटरनेशनल मार्केट में ले जा सकते हो। या आपने एक नया वेंचर डालने की कोशिश की है तो आप एक नया प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करके मार्केट में एक्सपोर्ट के लिए आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखिए, भारत सरकार ने 3 लिस्ट बनाई हुई है। पहली लिस्ट होती है फ्री लिस्ट, जिसमें अराउंड 90 to 95% प्रोडक्ट फ्री लिस्ट में आते हैं, जिनको आप विदाउट एनी फर्दर परमिशन आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उनके लिए आपको कोई स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, इन्हें फ्री लिस्ट में डाला गया। कुछ प्रोडक्ट आते हैं प्रोहिबिटेड लिस्ट में, कुछ आते हैं रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में। प्रोहिबिटेड लिस्ट में वो प्रोडक्ट आते हैं जिन प्रोडक्ट में गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, या आपको कोई एडिशनल सर्टिफिकेट्स चाहिए हैं, एडिशनल परमिशंस चाहिए होती हैं। जैसे डिमांड एंड सप्लाई को मेजर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कई बार क्या होती है, प्रोडक्ट को फ्री लिस्ट से प्रोहिबिटेड लिस्ट में डालती रहती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने वीट एंड वीट प्रोडक्ट्स, यानी गेहूं और गेहूं से बने सारे प्रोडक्ट को रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाल दिया कि आप उसको एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते। तो वो फ्री लिस्ट से उठा और वो सीधे प्रोहिबिटेड को पार करता हुआ रिस्ट्रिक्टेड में चला गया। दूसरा क्या हुआ कि अभी बासमती चावल के ऊपर और नॉन बासमती पे 20% की ड्यूटी लगा दी, कि अब अगर आपको बासमती चावल को एक्सपोर्ट करना है तो आपको MS मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस पे ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और नॉन बासमती को आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, कोटा सिस्टम चालू है, और 20% ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट नॉर्मली अपनी लोकल मार्केट के डिमांड को देखते हुए सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए इन प्रोडक्ट्स को फ्री से रिस्ट्रिक्टेड में या प्रोहिबिटेड में डालती या हटाती रहती है। तो जब आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से अपने आप को कनेक्ट करते हो तो आपकी काउंसिल्स आपको बताती रहती हैं कि ये वाले प्रोडक्ट में अब ये चेंजेस आए हैं, पॉलिसी में ये अपडेट हुआ है, ये नहीं हुआ है। दूसरा तरीका क्या है कि जब आप प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आपको नॉर्मली, देखिए इसका कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इन 5 पैरामीटर्स पे आपको अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को एक बार चेक कर लेना चाहिए। पहला, डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट। हम जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, क्या इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड है, कौन से देश उसको खरीद रहे हैं, कौन सा देश उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, कौन सा देश उसका सबसे बड़ा इंपोर्टर है। यहाँ पे आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ सकता है कि सर अभी हम एक्सपोर्ट के बारे में सोच रहे हैं, हमको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में डिमांडेड है। देखिए, उसके कई सिंपल तरीके हैं। जैसे पहला तरीका क्या है कि आपका प्रोडक्ट का एक HSN कोड होता है, आप उस HSN कोड को गूगल पे डालेंगे, गूगल पे डाल के आप उसको सर्च करते हैं कि इसकी किस कंट्री में सबसे ज्यादा डिमांड है, विच कंट्री इज एक्सपोर्टिंग दिस प्रोडक्ट मोस्ट, हु इज टॉप 5 इंपोर्टिंग कंट्रीज। इसके अलावा ट्रेड इंडिया पोर्टल है, TradeIndia.gov.in, उस पर आप ये सरकारी पोर्टल है, इस पर आप अगर HSN कोड डालोगे तो आपको गवर्नमेंट डाटा देती है कि ये वाला प्रोडक्ट इस पोर्ट से इस कंट्री में
इतना इस क्वांटिटी में जा रहा है। कुछ साइडें ऐसी भी हैं जो प्राइस भी बता देती हैं कि इस प्राइस पे ही एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आपको सबसे पहले ये असेस कर लेना है कि जो प्रोडक्ट आपने आइडेंटिफाई किया है, जिस प्रोडक्ट के बारे में आप सोच रहे हो, वो प्रोडक्ट उस मार्क एक्सपोर्टेबल है कि नहीं है। अगर इन तीनों लिस्ट से वो फ्री लिस्ट में है तो एक्सपोर्टेबल है, प्रोहिबिटेड में है तो एक्सपोर्टेबल है कुछ परमिशन लेके, रिस्ट्रिक्टेड में है तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। फिर उसकी डिमांड क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड है कि नहीं है। तो पहले तुमको यहाँ पे एक्सेस करना है। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर। जो प्रोडक्ट हम जिस जोग्राफिकल लोकेशन से बना रहे हैं, क्या उस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल वहां अवेलेबल है, क्या उसकी स्किल्ड लेबर वहां पे अवेलेबल है। से फॉर एग्जांपल, अगर मुझे लेदर का कोई प्रोडक्ट बनाना है तो मेरे लिए आइडियल लोकेशन होता है कानपुर, क्योंकि कानपुर में उसका रॉ मटेरियल बहुत सस्ते में मिल जाता है, या अच्छा क्वालिटी रॉ मटेरियल मिल जाता है, रॉ मटेरियल बैंक इज अवेलेबल, स्किल्ड लेबर मिल जाता है। मुझे मेटल प्रोडक्ट बनाना है तो मुरादाबाद या उसके नियर बाई एरिया, मुझे कारपेट बनाना है तो भदोही या मिर्जापुर या नियर बाई एरिया। इसी तरह अगर आपको चिकनकारी करना है तो लखनऊ। तो आपको ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई प्रोडक्ट आपने जो सेलेक्ट किया उसका रॉ मटेरियल या स्किल्ड लेबर वहां उपलब्ध ही नहीं है। क्योंकि अगर उपलब्ध नहीं है तो आपको रॉ मटेरियल भी लाना पड़ेगा बाहर से, और लेबर को भी माइग्रेट करना पड़ेगा, और लोकल लेबर को ट्रेंड कराना पड़ेगा, विच इज अ कॉस्टली वेंचर फॉर यू। तीसरा होता है प्रोडक्शन फ्रेंडली। क्या हमारा प्रोडक्ट प्रोडक्शन फ्रेंडली है, कहीं उसकी लाइफ साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल इतनी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है कि उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं, या इतनी लेंदी है कि हम एक साल में एक या दो साइकिल भी नहीं टर्न घुमा पा रहे हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम यह है कि आप एन नंबर ऑफ साइकिल्स अगर नहीं घुमा पाओगे तो आपका टर्नओवर कम हो जाता है। तो आपको यहाँ पे ये देखना पड़ता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में गलती होने के चांसेस तो नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट तो आपने नहीं ले लिया है, या उसकी मार्केट वैल्यू जो है उस प्रोडक्ट की कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतनी लंबी होने की वजह से आपके ओवरहेड कॉस्ट इतने हाई हो जा रहे हैं, इतने हाई हो जा रहे हैं कि आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। जस्ट मिनट। तीसरा है लॉजिस्टिक। देखिए, जब मैं यहाँ पे लॉजिस्टिक की बात करता हूँ तो वी आर टॉकिंग इनलैंड लॉजिस्टिक। एज अ यूपी वी आर लैंड लॉक स्टेट। हमारे यहाँ कोई सी पोर्ट नहीं है, तो हमको अपने यहाँ से सी पोर्ट तक या एयरपोर्ट तक माल ले जाना पड़ता है। तो हमारे पास वेल स्टेब्लिश लॉजिस्टिक है कि नहीं है, उसका खर्चा कितना है, प्रोडक्ट मेरा सेफली जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, क्योंकि इट विल बी गोइंग टू ऐड इन योर फर्दर कॉस्ट। एंड आखिरी पॉइंट होता है वर्किंग कैपिटल। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी बिजनेस को करने के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ती है। आपको पहले से आइडिया होता है कि इस बिजनेस को करने में मुझे कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, और स्टार्ट करने के लिए जो पैसे की मुझे जरूरत पड़ने वाली है उसका मेरे पास क्या प्लानिंग है। क्या वो पैसा मेरे पास है, मैं अपना पैसा यूज करूंगा, या मैं आई एम गोइंग टू बोरो फ्रॉम समबडी, आई एम गोइंग टू बोरो फ्रॉम बैंक, मैं इन्वेस्टर से पैसा ले रहा हूँ या बाहर से एडवांस ले रहा हूँ। तो वो आपका माइंड मेकअप होना चाहिए, आप बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पूरी एक्सरसाइज कर लें, जब आपके पास ऑर्डर आ जाए तब आप फंडिंग के लिए दौड़ने लगे, पैसे के, क्योंकि आप टाइम बाउंड प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं। तो उस समय अगर आप फंड अरेंजमेंट में लग जाओगे तो आपका टाइम निकल जाता है और ऑर्डर पूरा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया, सर्विस एक्सपोर्ट। प्रोडक्ट एक्सपोर्ट एंड सर्विस एक्सपोर्ट दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया सर्विस भी बहुत एक्सपोर्ट कर रही है और फिजिकल प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट कर रही है। बेनिफिट सारे हैं, लाइसेंस भी आपको यही सारे लेने पड़ते हैं सर्विस एक्सपोर्ट के लिए। सर्विस एक्सपोर्ट जैसे कि आपका हो गया प्रोफेशनल सर्विसेज हो गई, लॉयर की सर्विस हो गई, सीए की सर्विस हो गई, डिजाइनर सर्विस हो गई, कंसल्टेंसी सर्विस हो गई, मेंटोरिंग सर्विसेज हो गई, ये सारी सॉफ्टवेयर सर्विस है, बीपीओ सर्विस है, ये सारी सर्विसेज सर्विस एक्सपोर्ट में जा रही है, एंड इंडिया इज डूइंग प्रिटी गुड इन दैट। मार्केट सिलेक्शन। अब देखिए, ऐसा मैंने आपको बताया कि 210 कंट्री हैं, जिसमें से 195, 195 कंट्रीज इज ओपन इन द मार्केट, जिसमें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
तो अब आप सारी कंट्री को एक संग नहीं कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि एक तो एरिया रीजन बहुत बड़ा हो जाता है, और सबके ज्योग्राफिकल प्रेफरेंसेस हैं, सबकी ज्योग्राफिकल लाइकिंग है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा अगेन विद टेक्सटाइल से। फॉर एग्जांपल, आप एक होम फर्निशिंग मैन्युफैक्चरर, आप कर्टन्स बनाते हो, तो हम लोग एज एन एक्सपर्ट हम बताते हैं कि दुनिया को आप चार भागों में बांट लो: अफ्रीकन कंट्री, एशियन, यूरोपियन एंड अमेरिकन। तो चार भागों में दुनिया को जब हम बांटते हैं तो प्रेफरेंस एंड लाइक सेम हो जाते हैं। से तो अगर आपने यहाँ पे कर्टेन का आप ऑर्डर बना रहे हो, तो इंडिया में जब आप कर्टेन को बेचते हो तो इंडिया में फिट्स में कर्टेन बिकते हैं। इंडिया में आपके 7 फीट के, 9 फीट के, 11 फीट के कर्टेन बिक रहे होते हैं। कलर एंड फैब्रिक हम लोग वो प्रेफर करते हैं जिसमें डार्कर कलर हो, जल्दी गंदा ना हो, फैब्रिक ऐसा हो जिसको बार बार वॉश ना कराना पड़े। वही जब आप इधर यूरोपियन और जापान की साइड में आप बढ़ने लगते हो, जब आप जापान में जाते हो, एशियान की तरफ बढ़ने लगते हो, तो वहां की प्रेफरेंस क्या होती है? जापान कर्टेन लेता है 180 सेंटीमीटर का। वो नॉर्मली कॉटन एंड ब्रीदेबल फैब्रिक पे लेते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि आप किस कंट्री में जा रहे हो, उस कंट्री की प्रेफरेंस क्या है। अगर आप वही यूरोप में बढ़ जाओगे आगे, तो यूरोप में कर्टन बिकते हैं 3 मीटर एंड 330 सेंटीमीटर्स के, 350 सेंटीमीटर्स के, यानी 3 मीटर और 3.5 मीटर लेंथ का पर्दा वहां पे बनता है। कारण क्या है कि वहां पे जो व्हाइट वॉश है दैट इज वेरी कॉस्टली, तो वो अपनी वॉल्स पे एंड विंडोज पे भी डालते हैं वहां पे कर्टन, और वो मशीन वॉश एंड नॉर्मल नेचुरल फैब्रिक्स पे कर्टन चाहते हैं। नॉर्मल सूदिंग कलर चाहिए होते हैं उनको, पेस्टल शेड्स चाहिए होते हैं। वाइट पे लेंगे, वाइट पे आपका बेज हो गया, वाइट पे पिस्ता हो गया, इस तरीके के कलर्स उनको ज्यादा प्रेफर करते हैं। फिर अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ गए, आप यूएस की साइड में बढ़ोगे, तो 240 सेंटीमीटर्स के कर्टन वहां पे बिकते हैं। वहां पे कलर कॉम्बिनेशन नॉर्मली टोन टू टोन जाता है, जैसे व्हाइट पे व्हाइट लेंगे, पिस्ता पे पिस्ता कलर लेंगे, बेज पे बेज लेंगे। अब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, अफ्रीकन की तरफ चले जाओ, अगर आप अफ्रीकन में कर्टन बेचना चाह रहे हो, तो वहां पे उनको सिंथेटिक कपड़ा चाहिए होता है, डार्कर एंड ब्राइट कलर चाहिए होते हैं। तो अब आप देख रहे हो कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे कर्टेन की, और आपने एक सैंपल सेट तैयार कर लिया और उसको आप पूरी दुनिया में बेचना चाहोगे, तो वो नहीं बिकेगा। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो हमने प्रोडक्ट बना लेते हैं, हमारे पास जो बना बनाया प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फॉर इंडियन मार्केट, हम उसी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रोडक्ट पे हम पूरा एफर्ट लगा देते हैं कि वो प्रोडक्ट मैं बेच दूंगा। अगर वो प्रोडक्ट मार्केट सूट नहीं कर रहा है, या विद माइनर चेंजेस हम उसको मार्केट में सूट करा सकते हैं, तभी आप उसको बेच पाओगे। आपको मार्केट की नीड एंड एडेप्टेबिलिटी को समझने की जरूरत पड़ती है यहाँ पर। इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ कि जैसे कि अगर आप मान लीजिए गारमेंट्स में, गारमेंट में आप बना रहे हो, तो इंडिया में स्मॉल साइज जो स्टार्ट होता है वो 36 से होता है। 36, 38, 40, 42, जो टेक्सटाइल वाले हैं उनको ये बात समझ में आ रही होगी। वही आप अगर आप यूरोप में चले जाओगे, तो यूरोप में स्मॉल साइज स्टार्ट होता है 38 से। तो अगर आपने इंडिया का स्मॉल यूरोप भेज दिया, तो वहां वो एक्स्ट्रा स्मॉल हो जाएगा। सो आपको ये पहले से ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से पता करने की जरूरत पड़ती है कि आप जो प्रोडक्ट जिस मार्केट को टारगेट करके बना रहे हो या बेचना चाह रहे हो, उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं। कलर का बहुत असर पड़ता है, जैसे कि अगर आपने पर्पल कलर मलेशिया में बेचने की कोशिश की, तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, वहां पे अशुभ माना जाता है। और मान लीजिए आपने एक कलेक्शन तैयार किया एंड यू आर गोइंग टू एडवर्टाइज या पिच इन मलेशियन मार्केट, और आपके प्रोडक्ट में पर्पल का टोन ज्यादा है, तो वो प्रोडक्ट वहां पे बेचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका प्रोडक्ट तैयार है, उस प्रोडक्ट में रीजन वाइज आपको जो रीजनल बेसिस के बेस पे आपको माइनर चेंजेस और वहां की एक्सेप्टेंस के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को तैयार करके मार्केट को पिच करना चाहिए। इसके संग क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कई एक्सपोर्ट बेनिफिट दे रखे हैं, एफटीपीज कहलाते हैं। फ्री फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज में फ्री ट्रेड एंड बायलैटरल एग्रीमेंट गवर्नमेंट करती है, जैसे इंडो कोरिया है, इंडो जापान है। अभी कई बहुत सारे बायलैटरल एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट, दो कंट्री की गवर्नमेंट
एक दूसरे से ये एग्रीमेंट कर लेती हैं कि आपके यहाँ से कोई प्रोडक्ट आएगा तो हम उस पर ड्यूटी नहीं लगाएंगे, हमारे यहाँ से कोई प्रोडक्ट जाए तो आप उस पर ड्यूटी मत लगाइएगा। या ये एग्रीमेंट कई बार इस तरह से भी होते हैं कि मेरा प्रोडक्ट आपके यहाँ जाएगा तो आप ड्यूटी मत लगाइएगा, और आपके यहाँ का ये जो प्रोडक्ट है ये एक लिमिटेड प्रोडक्ट है, इसको आप फ्रीली मूव करने के लिए दोगे। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए। मान लीजिए कोई दो कंपनियां हैं जो वुडन टॉयज बनाती हैं, दोनों कंपनी का वुडन टॉयज जो है वो $10 पर पीस के हिसाब से बिकता है। आप इंडिया से बना रहे हो, वो दूसरा बंदा जो है वो चाइना से बना रहा है, और हम दोनों लोग जापान को बेच रहे हैं। इंडिया और जापान का इंडो जापान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और चाइना और जापान का नहीं है। जापान में इंपोर्ट करने पे दो $2 की ड्यूटी पड़ रही है। तो जो प्रोडक्ट इंडिया से जाएगा वो $10 में जाएगा, और $10 में ही लैंड हो जाएगा, उस पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। वही सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी, सेम स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट अगर चाइना से जाएगा तो वो जापान पहुंचते उस पर 2% की इम्पोर्ट ड्यूटी लग जाएगी, तो वो $12 का हो जाएगा। इसका मतलब गवर्नमेंट ने आपके लिए मार्केट बना दी है, प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया है। आप गवर्नमेंट के फ्री ट्रेड एंड बायलैटरल एग्रीमेंट्स की लिस्ट निकालें और उस कंट्री में अपने प्रोडक्ट को बेचना शुरू करें। यानी लोहा गर्म है, आपको सिर्फ हथौड़ा मारना है, आपको समझना है कि सरकार आपके लिए क्या क्या कर चुकी है और कहाँ कहाँ मार्केट तैयार कर रखी है। उस मार्केट में आपके लिए कंपटीशन बहुत कम है, उस मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे तो बहुत जल्दी से आपका प्रोडक्ट की सेल स्टार्ट हो जाती है।